Hello students, welcome to this video. So let's revise the chapter 2 of economics, sectors of the Indian economy. तो sectors कहने का मतलब parts, हम लोग बांट रहे हैं इकोनॉमी को कुछ बेसिस को ध्यान में रखते हुए। तो पहले बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे डिवीज़न सेक्टर्स के रूप में, वो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऐसा एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने के बाद आपको कुछ वैल्यूएबल, कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है ना, उस काम को करने के बदले। तो उसके बेसिस पे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसा यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा जो ज़रूरी है आगे के स्टेप्स होने के लिए। यहाँ पे किस तरह के काम दिखेंगे? जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़, एक्सप्लॉइटेशन होकर के चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वो चीज़ें जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कह देते हैं। ठीक है। देन कम्स सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी के बाद वाला अगला स्टेप। अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, अब उसको हम ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। ठीक है। ये सब कहाँ होगा? ये सब किसी इंडस्ट्री में होगा, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर होगा। दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है ना। आपने कॉटन उगाया, कॉटन से अब कॉटन के यान बनाओगे, कपड़े बनाओगे, अब उस कपड़े से फैब्रिक से आप बहुत सारे रेडीमेड कपड़े बनाओगे। फिर उसके बाद अब क्या आएगा? उसकी बन गई, फैक्ट्री से अब ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाना, दुकानों तक पहुंचाना, ये सब काम किसके तहत आएगा? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? सर्विसेज सेक्टर। ठीक है ना। तो सर्विसेज सेक्टर अपने आप में कुछ बनाता, प्रोड्यूस करता नहीं है, बल्कि ये बने हुए चीज़ों को ऐड करता है। इन द सेंस प्राइमरी और सेकेंडरी को ये सहायता देता है आगे के स्टेप्स में बढ़ने के लिए, जैसे कि बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, ये सारे के सारे काम, आपको बैंकिंग से जुड़ा हुआ काम, ये सब टर्शियरी या सर्विसेज सेक्टर के अंडर आता है। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दे के पूछ ले कि आप डिसाइड कीजिए कौन सा किस सेक्टर में आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये तीनों ही इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। तीनों को बांट करके नहीं देखना है, दो बढ़ेगा तो तीसरा के लिए रास्ता अपने आप खुद ब खुद खुलेगा। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, यही तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को हम लोग कंपेयर करेंगे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। क्या है वो चीज़? कि कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, कौन से सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ताकि वहाँ से कुछ अच्छा या कुछ कमी है तो पता चल सके और हम लोग स्टेप्स लेकर के उसको सुधार कर सकें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हमको जानना पड़ेगा जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। 3 चीज़ ध्यान में रखना है, फाइनल वैल्यू, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर रीज़न। एक पर्टिकुलर जगह के अंदर हम लोग देखते हैं, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, साल भर, 6 महीने, 3 महीने, और फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं, क्योंकि फाइनल वैल्यू में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होता है, तो वो रिपीट होने के जो चांसेस हैं, गलती, वो नहीं होगा। ठीक है। और हम लोग एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज को काउंट नहीं करते हैं, उसके फाइनल वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, वो कन्वीनियंट हो। ठीक है। और फाइनल वैल्यू को क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि फाइनल वैल्यू में सारे ही इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स, सारे ही पैकेजिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है। वही चीज़ें दे रखा है। लेट्स मूव अहेड। जीडीपी का वो मतलब वही चीज़ें दे रखा है, आप एक बार देख लो, बट वो 3 चीज़ आप ध्यान में रखोगे, फाइनल वैल्यू, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर रीज़न, कभी भी जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिमाग से नहीं निकलेगा। और ये सारा काम कौन करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स क्या देखने को मिला है कि दुनिया के हर एक देश एक पैटर्न के तहत मूव करते हुए दिखे हैं कि एक समय था जब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वहाँ के जीडीपी में सबसे ज़्यादा था, और वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग भी तो थे प्राइमरी सेक्टर में ही एक टाइम पे इन्वॉल्व थे। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर में टूल्स, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बढ़ते गया, लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव किए, और फिर मैन्युफैक्चरिंग और के वजह से अब चीज़ों को बेचने की बारी आई, ट्रेड कॉमर्स बढ़ा, तो टर्शियरी की तरफ शिफ्ट दिखा। लेकिन इंडिया के केस में थोड़ा सा अलग आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है। क्या अलग पैटर्न देखने को मिलेगा?
कि प्राइमरी में तो यहाँ पे भी लोग थे एक समय पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी यहाँ के जीडीपी में प्राइमरी का ही था, लेकिन प्राइमरी से जो सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था ज़्यादातर लोगों का, या फिर कंट्रीब्यूशन भी बढ़ना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी से टर्शियरी की तरफ दिखता हुआ दिख रहा है हमें कि टर्शियरी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ गया है। और कभी ऐसा समय आया नहीं जब सेकेंडरी का बढ़ा हुआ था या ज़्यादा था। और लोग भी टर्शियरी में ऐसे नहीं है कि जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन बढ़ा है उस हिसाब से लोग वहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 40 साल के अंतराल में दिखाया गया है कि कैसे किसका रोल कितना था, कितना कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। ठीक है, अगर मान लो कि प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है लोगों का कंट्रीब्यूशन जीडीपी का ज़्यादा, ये देखो आप, दिख रहा है ग्रीन, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ, प्राइमरी का घटते जा रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। क्यों टर्शियरी सेक्टर का डोमिनेंस देखने को मिला है पिछले 30-40 साल में, तो उसके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ जो सर्विसेज हैं, बेसिक सर्विसेज जो कि सरकार प्रोवाइड करती है, वो डिमांड उसके बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से वो चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। वो सब काउंट कहाँ होगा, उसका वैल्यू सर्विसेज टर्शियरी में ही तो काउंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। प्राइमरी और सेकेंडरी अगर डेवलप करता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है टर्शियरी के लिए रास्ते खोलता है। ठीक है, वही पॉइंट कह रहा है। देन थर्ड है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ते हैं तो नए नए तरीके खर्च करने के लोगों के दिखते हैं, है ना, बाहर जाना, उसके बाद टूर पे जाना, घूमना, ये सब, किसी ट्रेनिंग को लेकर के सीखना, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना, तो ये सब क्या है, सर्विसेज के अंदर काउंट होगा, तो उसके कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेंगे। फोर्थ जो है, नए नए चीज़ों जो दुनिया में आ रहा है, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी से रिलेटेड, ये सब का कंट्रीब्यूशन किस में काउंट होगा, टर्शियरी में ही तो होगा। तो ये सब कुछ कारण है जो पिछले 30-40 साल में टर्शियरी सेक्टर का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक चीज़ गौर करने वाली क्या है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है टर्शियरी में अगर डोमिनेंस दिख रहा है तो, यहाँ पे भी हाई पेड जॉब्स और लो पेड जॉब्स देखने को आपको मिलेगा। वही कह रहा है, हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अब देखो, एक हॉकर है, न्यूज़पेपर हॉकर है, एक वेजिटेबल सेलर है, वो भी क्या है, सर्विस ही दे रहा है, सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है वो, लेकिन क्या उसके इनकम भी उतने ही हैं जितना एक आईटी सेक्टर या बाकी और सर्विसेज दे रहे लोगों के हैं, है ना। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी आपको दिखेगा इनकम में। सो जो भी कमी देखने को मिल रहा है उस कमी का हम लोग सोल्यूशन भी हम लोग देखने वाले हैं। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड अभी भी, भले ही प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम है ये हो गया, लेकिन लोग अभी भी वहीं पे लगे हुए ज़्यादा हैं। क्या ये किसी प्रॉब्लम का निशानी है क्या? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम का निशानी है। और वो क्या है कि बाकी दूसरे सेक्टर में, सेकेंडरी में हो सकता है कि हमने इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं करा हो, इसलिए मजबूरन जो है अभी भी लोग प्राइमरी में ही लगे हों, और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम को हम लोग देख पा रहे हैं। और वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मोर अप्रोप्रिएट टर्म होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग काम करते हुए तो दिखेंगे लेकिन अपने पोटेंशियल के लिए अकॉर्डिंग नहीं, है ना। जहाँ 2 की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग लगे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो ये प्रॉब्लम है, ये हिडन होता है, इसलिए डिस्गाइज्ड भी कहते हैं इसको। जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है 5 लोग लगे हैं। और ये एग्जाम्पल लक्ष्मी का दे रखा है कि कैसे वो, where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। ठीक है, अब देखो, प्रॉब्लम तो पता चल गया कि प्राइमरी सेक्टर में ज़बरदस्ती लोग लगे हुए हैं, कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं दिख रहा है। सेकेंडरी में हम लोग इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं, हमारा सेकेंडरी सेक्टर पीछे पड़ गया है। तो क्या किया जाए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? तो मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या है तरीके? सस्ते दर पे लोगों को लोन उपलब्ध कराए जाएँ। अगर लक्ष्मी को लोन देने से अगर साल में वो 2 क्रॉप उगा पाती है अपने लैंड पे, तो उसके लिए इनकम बढ़ाने का एक मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अलग अलग जो रीज़न है, उसके जो टूरिज़्म के जो स्कोप है उसको ध्यान में रख करके डेवलप किया जाना चाहिए। जहाँ पे जिस रीजन में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको वहीं पे प्रोसेस करके उसके फिनिश्ड गुड्स अलग वैरायटी ऑफ गुड्स में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्री
को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि डैम की ज़रूरत हो जहाँ पे वहाँ पे बनाया जा सकता है, कैनल्स को डग किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव किया जाए तो बहुत सारे लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक आसानी से ले जा पाएंगे। ठीक है, फिर वही इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में दे रखा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि सस्ते दर पे लोन को उपलब्ध किया जा सकता है, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है, जगह के हिसाब से वहाँ के एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ध्यान में रखते हुए प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे रिपोर्ट सजेस्ट किए हैं नीति आयोग का, अगर ध्यान में रखा जाए तो उनका मानना उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 20 लाख जॉब्स एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, हर एक रीजन के पास एक स्कोप है, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, चाहे वो टूरिज़्म हो, इंडस्ट्री हो, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ें हैं वहाँ की खासियत, उसको ध्यान में रख करके चीज़ों को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाना चाहिए। ये सब तो हो गया बहुत अच्छे स्टेप्स, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा तब ना असर दिखेगा। तो इमीडिएट कुछ तरीके अपनाए गए हैं लोगों को रोज़गार देने के। राइट टू वर्क के तहत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा लाया गया, राइट टू वर्क के तहत लाया गया, ये आप ध्यान रखोगे। 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके तहत 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट का गारंटी मिलता है। नहीं देने पे गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। इसमें विमेन को सीट्स जो है 1/3 यानी कि सीट्स कहने का मतलब जॉब्स फिक्स्ड होता है देने के लिए 1/3। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, किस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। सो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब दूसरे बेसिस पे हम लोग आ गए हैं, सेक्टर्स को बांट रहे हैं किस बेसिस पे, कंडीशंस ऑफ वर्क के बेसिस पे। तो क्या है वो, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये केस स्टडी दे रखा है, समझने के लिए बेहतर है, बट हम लोग स्ट्रेट अवे आते हैं पॉइंट पे कि ऑर्गेनाइज्ड में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग इधर को प्रेफर करते हैं काम करना, और अनऑर्गेनाइज्ड में कुछ ऐसे चीज़ें हैं या वहाँ पे बेनिफिट्स नहीं है जिस वजह से लोग उसमें मजबूरन काम करते हैं। ठीक है, तो क्या फ़ायदा है, एक तरफ को रेगुलर है वर्क, है ना, सिक्योरिटी है जॉब का, पेड लीव है, उसके बाद जॉब की सिक्योरिटी है, पेड लीव है, ग्रेट्युटी है, प्रोविडेंट फंड जैसे सुविधाएं मिलेंगे, है ना, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जिसके तहत लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ये सब चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं है, यानी कि इधर को प्रॉब्लम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और बहुत सारे लोग, रियलिटी क्या है कि बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, यानी कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कुछ किया जाना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ आप कैसे कंपैरिजन करोगे, इधर के फ़ायदे आपको पता है तो बहुत सारे तो इसी के अपोजिट नेचर होंगे ना अनऑर्गेनाइज में, तो ऐसे अपने काम को आप आसान करते चलो। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, है ना, वहाँ पे ओवर टाइम का प्रोविज़न होगा। पेड लीव वहाँ होगा, यहाँ नहीं है। हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस वहाँ होगा, यहाँ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर्ड, वहाँ होगा। ठीक है, और लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो काम पे रखने वाले लोग हैं वो चाहेंगे, अगर रूल्स रेगुलेशंस बने होंगे तो शायद वो बेनिफिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो भैया क्या किया जाए, प्रॉब्लम है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो कुछ किया जाए। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए। कुछ कंपनीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑर्गेनाइज्ड के तहत होने चाहिए, बट टैक्सेस से बचने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा देने से बचने के लिए एक्सक्यूज़ मी, जो है वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत ही रजिस्टर्ड करके रखते हैं। सिंस 1990s के बाद से देखा गया कि बहुत सारे लोगों को जो है मजबूरन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ा, क्योंकि उनके पुराने काम जो है ऑब्सलीट हो गए, इन द सेंस वो काम शायद मशीन, कंप्यूटर ले लिया होगा। तो अब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है अनऑर्गेनाइज में, तो उन लोगों का प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है। अब जैसे हजारडस केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज़ हैं, उन जैसे इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों के लिए कॉम्पनसेशन हाई रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिसहैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन का को भी फेस करते हैं, इसके लिए रूल्स होने चाहिए, है ना। अब आ जाओ ये लास्ट, ओनरशिप के बेसिस पे सेक्टर्स का डिवीज़न, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, उसका एक मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का, सरकार का ये मकसद केवल और केवल नहीं होता है, उनका मकसद सर्विसेज देना होता है ना, बेसिक नीड्स को प्रोवाइड कराना होता है। इसलिए कुछ चीज़ें जो है पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही होना चाहिए, गिवन द
रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे जैसे देश को अभी तो पब्लिक सेक्टर की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो नहीं हो पाई है। तो पब्लिक सेक्टर कहने का मतलब ओनरशिप, कंट्रोल वगैरह सब जो है सरकार के हाथ में होगी। प्राइवेट सेक्टर कहने का मतलब ओनरशिप, कंट्रोल, प्रोवाइड करना, गुड्स सर्विसेज बनाना, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। एग्जाम्पल दे रखा है रेलवेज़ का, इंडियन रेलवेज़ का, टाटा का, प्राइवेट सेक्टर में RIL का। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का चूँकि मोटिव है प्रॉफिट का, तो वो रीज़नेबल रेट पे प्रोवाइड नहीं कराएगा, इसलिए वो चीज़ें जो है बेसिक वो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार ही प्रोवाइड करे तो बेहतर है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विद द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सरकार प्रोवाइड ना करे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे तो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, और अगर वो प्राइवेट कंपनी केवल और केवल बना करके, प्रोड्यूस करके और सप्लाई करे तो उसकी वजह से उसका रेट ज़्यादा होगा, तो हर चीज़ जो बिकेगा आएगा बन करके उसका भी रेट ज़्यादा होगा। इसलिए जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ या इन जनरल बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो सरकार ही प्रोवाइड करे तो बेहतर है। ठीक है, सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस, जो PDS के तहत अनाज बट रहा है लोगों को, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ा जाएगा तो क्या वो सब्सिडी वगैरह जैसा कुछ चीज़ें प्रावधान रखेगी? नहीं। सरकार का तो यही तो काम ही है, जो लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनसे टैक्सेस ले करके जो है, जो पीछे रह गए हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए कैपेसिटी बिल्ड की जाए, उनको भी लाइन में लाया जाए और उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ है ना, पब्लिक सेक्टर के अंदर ही रहना चाहिए तो वो बेहतर है। कॉमन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक पर्टिकुलर एज तक, एक पर्टिकुलर क्लास तक जो एजुकेशन है बेसिक, वो सरकार जो है मुहैया कराए तभी संभव है, क्योंकि वहाँ पे फिर प्रॉफिट की बात आएगी, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर्स में बेहतर होना है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रहना। ठीक है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, यही तो काम है सरकार का, है ना, जो पीछे रह गए हैं लोग उनके लिए ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये रहा हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन, फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, मनी एंड क्रेडिट में। ओके।